चिनार के बड़े बड़े दरख्त कश्मीर की पहचान है और ये कश्मीर की हेरिटेज और सकाफत का एक अहम हिस्सा है। हम इस वक्त हैं डूरू कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो आज के इंतखाबात में एक हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी समझी जाती है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस के सीनियर लीडर, फॉर्मर मिनिस्टर और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के फॉर्मर प्रेसिडेंट जीए मीर चुनाव लड़ रहे हैं। इनका मुकाबला पीडीपी के कैंडिडेट से समझा जा रहा है। हालांकि 10 कैंडिडेट मैदान में हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं जीए मीर। इनसे जानना चाहेंगे, हालांकि कल यहां पे राहुल गांधी आ रहे हैं, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे कांग्रेस का या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका कितना फोकस है, क्योंकि एनसी कांग्रेस अलायंस में है। मीर साहब, सबसे पहले जानना चाहूंगा राहुल गांधी के दौरे के मुतालिक कि क्या है उनका शेड्यूल, कितने बजे आएंगे और क्या है डिटेल्स? राहुल गांधी जी चूंकि जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी तो पहले से करते आए हैं, भारत जोड़ो यात्रा भी उसी का एक हिस्सा था। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का नामो निशान मिटा दिया था आज की मरकजी सरकार ने, और जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ दबा रखी थी, हुकूक छीन रखे थे, स्टेट छीन रखी थी, उसकी अगर किसी ने पिछले 4 साल 5 साल से आवाज़ बुलंद की, वो कांग्रेस पार्टी ने की, वो और बजाय खुद राहुल गांधी जी ने की। और इसलिए उन्होंने डिमांड भी जगह जगह किया है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए, लोगों को अपने नुमाइंदे और अपनी सरकार चुनने का मौका दिया जाना चाहिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी मदद किया। तो कुल मिलाकर ये चुनाव आ ही गया। इस वक्त हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि मीर साहब, मैंने ये सवाल पूछा था कि राहुल गांधी का क्या शेड्यूल रहेगा, क्योंकि समझा जा रहा है कि उनको यूएस जाना है शायद परसों। तो ये क्या हम समझे कि पहले फेज के लिए खाली रैली होगी, यानी फर्स्ट और आखिरी होगी पहले फेज के लिए राहुल गांधी की कश्मीर में? मैं वही आपको बताने वाला था। क्योंकि जब चुनाव आ ही गया तो ये 3 फेजेस में है। पहले फेज में कोई 24 सीटें हैं, दूसरे फेज में 30-32 सीटें हैं, और तीसरी फेज में बाकी बैलेंस सीटें हैं। और ये पहले फेज का जो चिनाब वैली और साउथ कश्मीर का चुनाव हो रहा है, तो इसलिए पहले फेज के हिसाब से उन्होंने दोनों खित्तों में, दोनों एरियाज में 2 स्पॉट फिलहाल चूज किए हैं। संगलदान रामबन जिले में है और डूरू शाहबाद साउथ कश्मीर का हिस्सा है। तो ये कल का प्रोग्राम है उनका यहाँ आने का। 4 तारीख को सुबह 12 साढ़े 12 बजे वो यहाँ पर लैंड करेंगे और 1 घंटे का प्रोग्राम, उसमें वो खिताब करेंगे। उनके हमरा उमर अब्दुल्ला साहब भी होंगे, यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ साहब भी होंगे, और बाकी जो पार्टी के ज़ोमा वो सारे होंगे। तो इस पहले प्रोग्राम और पहले उनके आमद का ज़बरदस्त माने हम सब के लिए। ये एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के अपील के लिए वो नहीं आ रहे हैं। ये पूरे इस फेज में, बल्कि अगले फेजेस में भी जो लोग चुनाव करने जा रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं, और हमने एक इतिहाद बनाया यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों को इकट्ठा रखने के लिए। एक आवाज़ इनकी जो असेंबली में एक मजबूत आवाज़ होनी चाहिए, उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एक इतिहाद, जिसमें पैंथर्स पार्टी और सीपीएम भी शामिल है। तो मेरे ख्याल से ये टेक ऑफ वाला फंक्शन होगा, एक पहली फंक्शन जो एजेंडा इस अलायंस का और इस चुनाव का तय करेगा। मीर साहब, इस बार क्या मुख्तलिफ लग रहा है आपको? इस बार तो बॉयकॉट कहीं से भी दूर दूर से नहीं दिख रहा है और लोग वोट डालने के मूड में हैं हर तरफ से। और आपने सुना होगा कि जमात इस्लामी के कुछ मेंबर्स भी जो हैं वो इलेक्शन में कूद पड़े हैं, और फॉर्मर हुर्रियत लीडर एक हैं, उन्होंने भी हाल ही में एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, और भी हो सकता है कुछ लोग हों। तो इस चुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या मुख्तलिफ है इस चुनाव में? वो तो एक खुशी की बात है हम सब के लिए कि जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त ज़बरदस्त परेशानियों का सामना कर रहे थे। नुमाइंदगी कहीं नहीं थी, आवाज़ नहीं सुनी जा रही थी, तो इसलिए लोग बजाय खुद तैयार थे कि चुनाव आ जाए और हम वोट करें। और सारे तबके, आपने एक तबके का नहीं, यहाँ कई सारे लोग हैं जो चुनाव से दूर रहते थे, वो चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं और चुनाव में हिस्सा लेंगे, भरपूर हिस्सा लेंगे। मगर तय तो ये करना है ना कि क्या यहाँ पर वही नरेंद्र मोदी भाजपा की पॉलिसीज़ को हमें आगे बढ़ावा देना है, या हमें जम्मू कश्मीर को राहत देना है, यहाँ के नौजवानों की बात करनी है, यहाँ के स्टेट स्टेटस को वापस लाने की बात करनी है, यहाँ जो हमारे हुकूक दिए गए थे
उन हुकूक को वापस लेने की बात है। उसके लिए एक इतिहाद किया, उसमें हम चाहते हैं कि कम से कम 70-80 सीटें इतिहाद को मिले, ताकि एक वजनदार आवाज़ के साथ में जम्मू कश्मीर के लोगों की जो एस्पिरेशन है, जो उनकी ख्वाहिशात है, उनकी हम अपनी असेंबली के ज़रिए पूरे देश को खबरदार करेंगे कि जो आज की सरकार है, जो उसने नाइंसाफी की, उनको अंडू करने पर हम जोर देंगे। लेकिन बीजेपी का ये दावा है कि उन्होंने यहाँ पे हालात ठीक किए, जब हालात ठीक थे तभी राहुल गांधी लाल चौक जा पाए और वहाँ पे आइसक्रीम का मजा ले सके। तो उस पे कांग्रेस का क्या रुख है, कांग्रेस उसका किस तरीके से जवाब देगी? और उनका ये भी कहना है कि अब अगर जमात इस्लामी के लोग या हुर्रियत के लोग आ रहे हैं तो उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया या उनको मजबूर किया सियासत में आने के लिए, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने के लिए। ये भाजपा को तो पास्ट की कोई हिस्ट्री पता नहीं। राहुल गांधी जी 2008 में भी आए, 2006 में भी आए, 2012 में भी आए, 2015 में भी आए। अगर आपको याद होगा 2015 में उन्होंने समोसे और दिन दिहाड़े, तब तो भाजपा नहीं थी यहाँ पर। जब वो उससे पहले आए, वो खेतों में गए, खलिहानों में गए, सोपोर गए, सोपोर के लोगों को गले मिल के आए। सोपोर इनका कोई नेशनल लीडर गया है क्या? तो इसलिए वो कहने की बात ही है। राहुल गांधी जी, उसको जम्मू कश्मीर के लोग लाइक करते हैं, चाहे सिचुएशन जो भी हो, क्योंकि उसने हमारी बात आगे रखी। जब हमारे साथ नाइंसाफी की गई, जब हमारी स्टेट तोड़ी गई, हमको यूटी में बदल दिया गया, तो आवाज़ तो कांग्रेस की थी, आवाज़ तो राहुल गांधी की थी। मैं आपको बता रहा हूं कि जो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर चली, उसमें सबसे बड़ा सुप्रीट था कि हम जम्मू कश्मीर के और देश के अक़लियतों के, देश के पसमानदा लोगों के, देश के नौजवानों की जो नफ़रत का बाज़ार भाजपा और मोदी सरकार ने यहाँ पर बना रखा था, उस नफ़रत के बाज़ार को मिटाकर उसको मोहब्बत के बाज़ार में तब्दील करना, वो राहुल गांधी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। 10 सवाल पूछे होम मिनिस्टर अमित शाह ने, और उन्होंने सवाल ये भी पूछे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है उसमें ऐसी चीज़ें हैं, उसमें ऑटोनॉमी की बात है, उसमें रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, 35A या बाकी चीज़ें हैं, तो क्या आप उस सेम पेज पे हैं या कांग्रेस के लिए वो मुश्किल है? मैनिफेस्टोज अपनी अपनी पार्टी की अपनी अपनी राय होती है, और हम जो तालमेल में आए हैं, तो तालमेल में हमारा कॉमन है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट, हमारे ज़मीनों का हक, हमारे नौकरियों का हक, जम्मू कश्मीर के अंदर के लोगों को पुश्तनी बाशिंदों के पास रहना चाहिए। ये क्लियर कट है, ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी का हमारा रेजोल्यूशन है। ये आज नहीं, ये यानी एनसी का जो मैनिफेस्टो है, हर चीज पे आप इत्तेफाक नहीं करेंगे? नहीं, मैंने वो बात नहीं कही। मैंने कहा हम इसमें फिलहाल अलायंस में चल रहे हैं। जब जनता का मैंडेट मिलेगा, हमको आगे सरकार या हमको आगे जो निज़ाम चलाना है, उसके लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप कैसे रोकेंगे? वो एक रीजनल पार्टी है, उन्होंने अपनी बात लोगों के सामने रखी। कांग्रेस की अपनी बात मैनिफेस्टो के जरिए सामने आएगी, उस पर आप देख सकते हैं क्या कॉमन है, क्या डिफरेंट है। क्योंकि आप कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, आप ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है उसके अहम रुकन हैं, तो क्या आपको लगता है कि देश में आपको इससे मुश्किल बढ़ सकती है? जो 10 सवाल पूछे हैं अमित शाह ने अलायंस को लेके, खासतौर से जो ऑटोनॉमी का जिक्र किया गया है, 370 और 35A को रेस्टोर करने का जिक्र, ये कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक टाइम पर भाजपा के साथ भी रही है, एजेंडा वही था। पीडीपी भाजपा के साथ चली है, जो आज उनका एजेंडा है तब भी वही एजेंडा था, बल्कि इससे एक कदम आगे था जब उनकी दोस्ती हुई थी। और कांग्रेस का हमेशा से एक अपना अलग एजेंडा है। हम देश के नज़रिए से एजेंडा बनाते हैं, देश के खातिर अपना एजेंडा और लोग हमें उसमें पसंद करते हैं। हम एक सेक्शन लेकर नहीं चलते हैं, हम एक कौम लेकर नहीं चलते हैं, हम सारी कौमों की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। थोड़ी देर के लिए हमें तकलीफ आती है, देश डिवाइड होता है जात पात में, मगर हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस का जो बुनियादी एजेंडा है सबको साथ लेकर चलने का, वो आज भी पालिसी है, वो आगे 100 साल तक भी रहे। पिछले 35 साल जिस तरीके का माहौल रहा यहाँ चुनाव को लेके, कभी बॉयकॉट, कभी हड़ताल, चूंकि आप नेशनल लीडर हैं कांग्रेस के और आपने कई जगहों पे कैंपेनिंग की है, इस बार क्या मुख्तलिफ लग रहा है आपको? क्योंकि खुल के लोग निकल रहे हैं वोट देने के लिए। अभी मैं देख रहा था आपके ही पोस्टर कुछ लोग लगा रहे थे खुल के, हम कैमरा से शूट कर रहे थे तो उन्होंने अपना चेहरा नहीं ढका। तो इस बदलाव को, इस चेंज को आप किस नजर से देख रहे हैं? क्या बदला, ये कैसे बदला? खैर, इस खित्ते में अगर आप कहेंगे कि आज कैमरा नहीं कोई छुपा रहा है, ये तो यहाँ पिछले 25 साल से है। यहाँ पर जो लोग निकले हैं, जो हमारे साथ जुड़े, उनने कभी भी बुर्का पहन के काम नहीं किया।
खुल के काम किया, क्योंकि हमारा एजेंडा क्लियर है, हमारी लीडरशिप क्लियर है, हमारे प्रोग्राम क्लियर है। और हमने तब भी यहाँ पर खुल के काम किया जब पीक मिलिटेंसी थी, इसलिए हमने कभी जिग जैग नहीं किया। खतरा उनको रहता है जो रात को एक पार्टी में होते हैं, दूसरी पार्टी में होते हैं या एजेंडा बदलते हैं। कांग्रेस का वाजिया एजेंडा है। तो इसलिए आज के दिन पर जो और ज़्यादा बेहतरी है वो इसलिए है कि 10 साल से जमहूरियत का गला काट रखा था। अब जमहूरियत आई है सामने, लोग एक डिसाइसिव फैसला करेंगे। इसलिए लोग, आप जरूरी नहीं कि जलसों में देखेंगे, रैलीज में देखेंगे, जितना पोर्शन निकलता है वो तो आएगा, मगर जब आप पोलिंग बूथ्स पर देखेंगे, आप देखेंगे लंबी कतारें और जबरदस्त टसल होगा, पहले में। उनके मन में जो जज्बा है, वो मन का जज्बा अच्छा तरीका, कोई अगर उनको सख्ती भी आई, उनने बंदूक नहीं उठाया, उनने लाठी नहीं उठाया, उनने पत्थर नहीं उठाया। मगर इस बार जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर के लोगों ने तय कर रखा है कि हम जमहूरी रास्ते से अपना हिसाब किताब लेंगे और वो वोट के जरिए लेंगे। वोट उनकी चॉइस है, जो उनको लगे कि आगे हमारी बात रखेगा, आगे हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेगा, उस साइड में वोट करेंगे। सीट शेयरिंग को लेके काफी टाइम लगा आप दोनों पार्टीज के दरमियान, लेकिन फिर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट की बात आई कि कुछ सीट्स पे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हो रहा है। तो क्या ये कहें कि लॉयंस शेयर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला सीट शेयरिंग को लेके? अगर ऐसा है तो क्या कांग्रेस मजबूर हो गई अलायंस को बरकरार रखने के लिए, कुर्बानी देने के लिए? ऐसा नहीं, दोनों पार्टियां अपनी जगह भी अलग अलग भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार थी, तैयारी पूरी थी। और चुनाव पर अनसर्टेनिटी थी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी लीडर गारंटीड नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन के मुताबिक सितंबर में चुनाव होगा। एक कयास आ रही थी, एक इत्मीनान था, मगर भरोसा किसी को नहीं था। तो इसलिए जो चीज़ें बहुत पहले से हम कर सकते थे, जो चीज़ें बैठ के कर सकते थे, वो नहीं हुई। तो चुनाव डिक्लेरेशन होने के बाद मतलब फास्ट ट्रैक पर ये समझ सकते हैं आप कि पहला फेज नज़दीक आ रहा था, छुट्टियां भी थी उसमें। तो इसलिए जो सीट शेयरिंग हुई वो प्योरली हमने मेरिट पर करने की कोशिश की। आपका सियासी अंदाजा क्या कह रहा है? हालांकि हाई लेवल पे ये अलायंस हुई है, क्योंकि राहुल गांधी वाज पार्ट ऑफ दिस अलायंस जब हो रही थी, तो क्या आपको लगता है? नहीं, मतलब अलायंस नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जब अलायंस तय करनी थी तो उन्होंने भी बात की, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर गए, वहां पे तो अलायंस पे बात हुई होगी, लोकल लेवल पे तो सीट शेयरिंग हुई। लेकिन डिफर करता हूं, ठीक है, एक इंडिया अलायंस तो बहुत पहले से है, उसको नए सिरे से बनाने की जरूरत नहीं थी। मगर राहुल गांधी जी ने तमाम स्टेट लीडर्स को बिल्कुल फ्री हैंड दिया। ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, आप कैसे वहां पर तालमेल करना चाहते हो, किस तरीके से करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, डिसीजन। ठीक है, मेरा सवाल यह था कि क्या आपको लगता है कि अगर आप अलहदा चुनाव लड़ते नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर, अलायंस के बगैर, तो क्या आपको लगता है उससे ज्यादा फायदा आता या अब फायदा होगा? क्या वोट वाकई ऐसा समझा जा रहा है कि कश्मीर में वोट ट्रांसफर नहीं होता है? नहीं, असेसमेंट्स अपनी थी, हमारी भी सर्वे थी कि इस टाइम जहां पर हमारा खाता नहीं खुलता था, वहां इस बार लोग कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार थे, क्योंकि राहुल गांधी जी की क़यादत में उनने जो हमारी नुमाइंदगी की थी, मेरी वजह से नहीं, शायद और किसी वजह से नहीं, उनकी अपील थी घर घर। मगर उसके बावजूद जो हमारे सामने चैलेंजेस थे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मतलब यहाँ पर पार्टियां पैदा कर रहा था पिछले 5 साल से, व्यक्तियों को बूस्ट कर रहा था और अपना एक डिज़ाइन तैयार कर रहा था कि हम एक पोलराइज्ड एजेंडा तैयार करें और उसके तहत वोट लें, उसको रोकने के लिए हमें एक बड़े मकसद के खातिर अलायंस में आना पड़ा, ताकि दो बड़े ताकत मिलेंगे। और आज भी ज़रूरत है दोनों की मिलने की, और कल भी ज़रूरत है। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले भी यहाँ पर 30-40 सीटें ले सकता था, हो सकता है तब भी ज़रूरत पड़े। और फिर उसके बाद दिल्ली में उनको भी चाहिए एक सपोर्ट, वो ऑलरेडी वहाँ अलायंस पर है। तो इसलिए क्यों ना पहले से ही नेशनल पार्टी और एक रीजनल पार्टी दोनों आपस में मिलकर के एक तवाजुन भी बना रहे, एक बैलेंस भी रहे, एक सपोर्ट भी रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी मरकज से सपोर्ट चाहिए, मरकज को भी जम्मू कश्मीर में एक सहायक चाहिए। मीर साहब, चूंकि आप नेशनल लीडर हैं कांग्रेस के, जरूर आपसे पूछना चाहूंगा, कल हरियाणा को लेकर, यहाँ वहाँ की अलायंस को लेके या वहाँ के चुनाव को लेके एक मीटिंग हुई है, राहुल गांधी हेड कर रहे थे उस मीटिंग को, और राहुल गांधी ने पूछा है वहाँ के लीडर से कि क्या अलायंस ठीक रहेगी या इंडिया अलायंस के तहत जितने भी गुट हैं क्या उनके साथ अलायंस करना चाहिए। तो समझा जा रहा है कि ये जो है
आम आदमी पार्टी के बारे में बात की जा रही थी और आम आदमी पार्टी ज्यादा सीट्स का मुतालबा कर रही है और हुड्डा जी ने कहा है कि 2-4 सीटें तो उनको दे सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं, जबकि आम आदमी पार्टी ज्यादा सीट्स का मुतालबा कर रही है। उस हवाले से क्या है आपकी राय? मुतालबा करना उस पार्टी की मर्जी है, मगर जमीन की जहां तक बात है, पिछले लोकसभा अलायंस में आम आदमी पार्टी को 1 सीट इंडिया अलायंस के तहत मिली हरियाणा में। 1 सीट का मतलब 5 असेंबली सेगमेंट, और उसको वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। पूरे हरियाणा में 1 सीट मिली, और वो जो उनने चॉइसेस मांगी जहां उनको लगता था हम स्ट्रांग है, वो दिया, तो वो सीट वो निकाल नहीं पाया भाजपा के अगेंस्ट। तो इसलिए इस वक्त भी वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है। ग्रेटर इंटरेस्ट के लिए हम चाहते हैं सारे छोटे पार्टियां साथ रहें, मगर अब छोटी पार्टी कहीं पर बड़ी डिमांड करे, कल क्वालिफाई ना करे, कल रिजल्ट ना दे पाए, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे किया। मैं वही कह रहा हूं कि मगर फिर भी यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मेरे ख्याल से स्मूथली, जहां जहां हमारी स्ट्रांग एरियाज थे, दो एक सीटें जहां हम समझते थे स्ट्रांग है, 2-3 सीटें जहां वो समझते थे हम आपसे स्ट्रांग है, तो ऐसे सीटों को हमने फ्रेंडली डाल दिया। बाकी तो बाय एंड लार्ज आपके 90 में से 85 सीटों पर तो हमने खुल के, जहां कैंडिडेट भी ठीक था, जहां जमीन का भी सपोर्ट था और एक दूसरे को मदद करते, और टारगेट ये आपकी क्या सोच है कि आम आदमी पार्टी उतनी सीट्स डिजर्व नहीं करती है जितना वो मुतालबा कर रही है? मुझे नहीं लगता, हरियाणा में अभी उनका उतना बेस नहीं है। हरियाणा एक अकेला स्टेट है जहां सीधे आमना सामना कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का है, तो इसलिए अननेसेसरी अगर कोई पार्टी कहे कि मैं एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए मैं सीटें ले लूं, कल वो जीत ना पाए, तो वो भी एक नेशनल इंटरेस्ट को डैमेज है। इसलिए उनको उतना लेना चाहिए जितना उनको लगे कि हम जिता के ला सकते हैं, भाजपा को वहां हरा सकते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। मेरा आखिरी सवाल है, जो यहाँ के चुनाव हो रहे हैं खासतौर से डूरू के लिए, तो कितना सख्त मुकाबला आप समझते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। नहीं, मैं ज्यादा हाई प्रोफाइल तो नहीं बताऊंगा, बट कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको कहते हैं रफ्तार शाहबाद, गुफ्तार शाहबाद, दस्तार शाहबाद। यहाँ बहुत शाहबाद का सिकंदर कौन बनने जा रहा है इलेक्शन? इंशाल्लाह वो बनेगा वही जिसको लोग चाह रहे हैं, वो आपको दिखाई भी दे रहा है। मगर ये हम कहेंगे कि चुनाव नहीं है, चुनाव में किसी भी व्यक्ति के सामने एक आदमी हो, 2 आदमी हो, छोटे हो, बड़े हो, नए हो, अफसरी छोड़ के आए हो, वो एक अलग बात है, पर चुनाव चुनाव होता है। हम तो जाती तौर चुनाव एक बड़े मैंडेट के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं, जो मेरी कन्वेंसिंग है, जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने पहले सवाल का भी जवाब दिया, लोगों को समझ आ चुकी है। यहाँ अगर आप पीडीपी के सामने मुकाबला समझे एज पार्टी, तो पहले ही उनका सवाल जनता उठा रही कि जिसको हमने 14 में वोट दिया था, वेयर इज ही, जिसको आपने दिया था, जिसको जिताया था 150 वोट से, वो कहाँ है? वो गायब है। उसको चाहिए लोगों के बीच में जाए। अब उसका, इसको कहते हैं ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल। पुराने आदमी को, पुरानी पार्टी को जनता बहुत सारे सवाल पूछने वाली है। एफआईआर किसने लगवाए, घरों में बंद किसने करवाया, और फिर हमसे वोट लिया था भाजपा को रोकने के लिए, फिर अलायंस भाजपा के साथ किसने किया, और 3 साल किसके साथ मिठाई खाई, वो सवाल जनता के उसमें है। ये हिसास लोग हैं, तो इसलिए अब अगर उन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए पुरानी शक्ल को गायब कर दिया और एक नई शक्ल लाई, और वो नई शक्ल, उसको भी टाइम लगेगा। अभी उसको शाहबाद, मुझे पता ही नहीं कि उसको पता है शाहबाद कहाँ कहाँ है। अगर वो यहाँ पर एट ए टाइम आपको 1 सेकंड में, 1 मिनट में 100 गांवों का नाम ले लेगा, मैं सैल्यूट करूंगा। ठीक है, आए हैं, जमहूरियत है, किसी पार्टी ने उसको उतारा है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम जनता में अपनी बात रख रहे हैं। पीडीपी के कैंडिडेट के खिलाफ आपने खूब बढ़ास निकाली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा भी बातचीत के खिलाफ नहीं, पार्टी के खिलाफ भी और कैंडिडेट के खिलाफ भी आपने ये कहा कि अगर उनको 100 गांव के नाम याद होंगे तो क्वालिफिकेशन की मैंने बात की, क्योंकि पॉलिटिकल क्वालिफिकेशन एक अलग होती है, और हर वर्कर का जानना बहुत जरूरी है, और उसको एक्सपीरियंस अलग होता है। वो उनसे भी हम जरूर पूछेंगे, क्योंकि आपने जिस तरीके से ऑर्डर करना अलग चीज है, मगर लोगों की बात सुनना, नौजवानों की बात सुनना, बुजुर्गों की बात सुनना, जनता की बात सुनना, ये क्वालिफिकेशन है। मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है इसमें, मेरी
जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी सर्टिफिकेट। अगर साबिक जज साहब से जरूर पूछेंगे कि आपने क्या कहा, उनसे भी हम जवाब जरूर ले लेंगे। आपने इस माहौल में हमारे साथ बात किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज रहे हैं, मेरे ख्याल से अभी उनको ये दूसरी क्वालिफिकेशन सीखने में बहुत टाइम लगेगा। सियासत कोई आसान खेल नहीं है, और वो भी कश्मीर में, तो ऐसे में अब देखना होगा कि कौन बाजी मारेगा। फिलहाल मीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।